बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक का 16 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक का, उस सिलसिले में ये लास्ट टॉपिक है अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग। द टाइप ऑफ बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे थे। इनमें हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया, देन द कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड देन द van der Waals forces. The last type of bond is the metallic bond, and in this lecture we will discuss that how different theories explain the formation of this metallic bond. अगर हम metallic bonding की बात करते हैं या तो हम देखते हैं कि जो metallic bond है it is a bond between metal and metal. अब जो metal का metal के साथ bond है, इस केस में आपके पास metal का metal के साथ जो bond है ये ना तो आयनिक करेक्टर का है, क्योंकि इसमें मेटल्स के केस में हमारे पास एनाइंस और केटाइंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, और ना ही ये कोवलेंट नेचर का है कि ना, क्योंकि इसमें ना ही कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि किस तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पहले देखते हैं कि मेटल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अब तक 118 डिफरेंट एलिमेंट डिस्कवर कर लिए हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 91 ऑफ देम आर मेटल्स। 91 मतलब 118 में से 91 ये मेटल्स होती हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं और इनमें से ज़्यादातर गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, दीज ऑल आर गैसेस। सिर्फ एक लिक्विड है विच इज़ ब्रोमीन, और बाकी तमाम सॉलिड्स हैं जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम एंड आयोडीन। तो ये नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन बिटवीन हैं metals and non-metal behavior. They are called as metalloids like boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, fluorium, एस्टेटाइन। तो इनकी क्या होती है, इन बिटवीन होती है। अब हमने बात करनी है इन 91 एलिमेंट्स कि ये जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें आखिर ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जो इसको डिफरेंट कर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। मेटल के जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इनकी सरफेस पे एक ख़ास किस्म की शाइन होती है विच इज़ कॉल्ड एज मेटेलिक शाइन। एक मेटेलिक लेस्टर होता है, मतलब जो इस पर रोशनी पड़ती है तो एक चमक आती है। इसके अलावा चूँकि ये सॉलिड है, सो दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। इसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है विच डिक्रीज भी टेम्परेचर, और गुड कंडक्टर है हीट के, मतलब अगर आप इसको गर्म करें तो इसमें से हीट पास कर जाएगी। इसके अलावा दे आर हाईली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि अगर इसे हीट करोगे तो ये विदाउट ब्रेकिंग एक्सटेंड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं दे आर मेलबाइल एंड डक्टाइल। इसका क्या मतलब है कि जब इन्हें हम हैमर्ड करें तो इन्हें किसी भी शीट में या वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। ओपैक टू लाइट, ओपैक टू लाइट मतलब अगर आपके पास ये एक शीट ऑफ मेटल है और उसमें से लाइट पास करें हैं तो उसमें शेडो कास्ट करेगा, तो ये ओपैक है। इसके अलावा एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ जब कंबाइन किया जाता है तो वो सॉलिड सोल्यूशन बनाती है विच आर कॉल्ड एलॉयज। तो ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, बट दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। जितनी ये तमाम की तमाम मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, वो जितनी फाइन होगी उतनी ही मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो ये आपके पास थी मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज़। अब डिफरेंट थेरीज़ हैं जो अकाउंट करती हैं फॉर द बॉन्डिंग इन मेटल्स, कि जो मेटल का ये बिहेवियर है ये किस वजह से डिफरेंट है और इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है मेटालिक बॉन्ड, एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन बाय दीज थ्री थेरीज, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन थेरी, वैलेंस बॉन्ड थेरी एंड मोलेकुलर ऑर्बिटल या बैंड थेरी भी इसे कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थेरी आपके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन थेरी, जिसे कि इलेक्ट्रॉन गैस थेरी भी कहा जाता है।
This theory was proposed by Drude and Lorentz to explain the high electrical and thermal conductivity of metals. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटम अपने मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस. अब पीछे जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस रह गया है वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव थ्रू आउट द मेटल्स. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सेड टू बी डीलोकलाइज, मतलब ये एक ही आयन का पार्ट नहीं होते, ये पूरे के पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं. उसके बाद जो पॉजिटिव आयंस हैं these are immersed in a sea of mobile electron or a sea of negative charge cloud. अब इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से इस डायग्राम से कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई मेटल है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो ये आपके पास देखिए मेटल एटम्स हैं, ये मेटल एटम्स की पोजीशंस थी. इन मेटल एटम की पोजीशन में क्या हुआ कि हर एक ने 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए क्योंकि उनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो पीछे आपके पास चार्ज क्या आएगा, +2 का. तो हर एक के ऊपर +2 का चार्ज आ गया और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो गए. अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सी प्रोड्यूस्ड हो गया. तो इस केस में आपके पास क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सी प्रोड्यूस्ड हो रहा है. सो दिस बॉन्ड विल बी नॉन डायरेक्शनल क्योंकि हमेशा पॉजिटिव की सराउंडिंग में नेगेटिव है और नेगेटिव की सराउंडिंग में पॉजिटिव है. नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन एनी डायरेक्शन. ये नहीं है कि सिर्फ इन दोनों के दरमियान या इन दो के दरमियान इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में है, नहीं. दे आर शेयर्ड विद मैनी अदर नेबरिंग एटम इन ऑल डायरेक्शन. ये नॉन डायरेक्शनल है और ये जो आपके पास ये तमाम के तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिर रहे हैं डीलोकलाइज्ड हैं, इनकी बॉन्डिंग तमाम नेबरिंग के टाइम्स के साथ एट द सेम टाइम होती है इन ऑल डायरेक्शन. दैट्स वाई इट इज़ नॉन डायरेक्शनल. अब ये बॉन्ड वीक, हम इसे कहेंगे वीक. क्यों कहेंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. तो जो नेट बाइंडिंग एनर्जी है वो स्मॉल होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन इसके नतीजे में वीक होगी. अब ये आपके पास थी थ्योरी. अब इसमें जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब इसकी बेसिस पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं मेटल्स की. नंबर 1 है थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि जब हम मेटल के किसी पार्ट को हीट करते हैं, जिस तरह से आपके पास अगर ये एक आयरन रॉड है, इसको मैं हीट कर रही हूँ, तो क्या होगा कि इस पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्जॉर्ब्स एनर्जी. अब चूँकि वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी की तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एंड देन दे ट्रांसफ़र देयर काइनेटिक एनर्जी टू द कोल्डर रीजन विद क्लियन विद वन अनदर ऑन क्लियन विद वन अनदर. कि एक पार्ट पे आप हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग से इस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है टू द कोल्डर रीजन ऑन क्लियन और ये प्रोसेस चलता जाएगा. अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी रॉड है इसका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा. इसका मतलब है कि स्टार्ट में आपके पास सिंपल एक रॉड थी जिसका टेम्परेचर एक जैसा था, लेकिन जब आपने एक साइड पे हीट सप्लाई की तो वो हीट इस पार्ट से इस पार्ट तक ट्रांसफ़र हो गई और उसका टेम्परेचर सेम हो गया. तो यह आपके पास थी थर्मल कंडक्टिविटी कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है मेटल्स में फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको ये थ्योरी जो कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है. वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स.
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल की हम बात करते हैं तो मेटल आर द गुड कंडक्टर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब जब हम एक तरफ मेटल शीट के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास एक कॉन्टीन्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे अब ये आपके पास क्या है, एक मेटल शीट है, इसमें आपके पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के टाइम्स हैं और इनके बाद एनाइंस हैं। अब इस मेटल की एक साइड को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से और एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव से। अब इसमें मूव क्या चीज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज हैं तो ये रिपेल होंगे नेगेटिव से और अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को क्या कहते हैं, एनोड। तो कैथोड से एनोड की तरफ इनकी ट्रांसफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा। अब अल्कली मेटल को अगर हम कंसीडर करते हैं किसी और ग्रुप के मेटल से, जैसे ग्रुप 2, 3 से, तो अल्कली मेटल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है टू एंटर द डीलोकलाइजेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन से वीक बॉन्ड कंसीडर होता है, बॉन्ड बनेगा। जब वो बॉन्ड वीक होगा तो वो मेटल सॉफ्ट होगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल वो ज़्यादा होते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर हार्ड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा और बहुत से करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। जैसे आपके पास है डक्टिलिटी एंड मिलेबिलिटी। अब डक्टिलिटी और मिलेबिलिटी क्या है कि हम इसको जब हैमर करते हैं तो किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं और वायर्स निकाल सकते हैं, मतलब मेटल की वायर्स बन सकती हैं। ये किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर, मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, जहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव मिलेगा वो उसकी सराउंडिंग में जाके बॉन्ड बना देगा। तो जब हम इजीली उस पर अप्लाई करते हैं तो चेंज इन शेप पे वो सेम फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं और रीजनरेशन ऑफ बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये आपके पास थी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, जो एक्सप्लेन कर रही थी मेटालिक बॉन्डिंग को। सेकेंड थ्योरी विच एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग, इट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। The valence bond theory to explain the metallic bonding was proposed by Pauling। इसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं कि जो मेटल का स्ट्रक्चर है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन नॉर्मली हमारे पास देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, बिटवीन टू कार्बन वो फिक्स होता है। इट इज़ अ लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये क्या है, लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, विच इज़ फिक्स बिटवीन टू एटम। बट इन केस ऑफ मेटल हम ये कंसीडर करते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट रेजोनेट अमंग द अल्टरनेट इंटर एटॉमिक पोजिशन इन मेटल्स, मतलब वो रेजोनेट कर रहा है। उसका क्या मतलब है, द बॉन्ड इट इज़ डीलोकलाइज्ड। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड है। और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड एट अ टाइम एक दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पे के दरमियान में मौजूद होता है और उसको हम डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। क्योंकि हम जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसको किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना, बताना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारा बेसिक यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चूँकि कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, तो हमने यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड को एज अ कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर किया है। बट दैट बॉन्ड इज़ नॉट लोकलाइज्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बट इट इज़ हाईली डीलोकलाइज्ड। और उसके लिए एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे या कैनोनिकल फॉर्म बनेगी जिसके थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा सकेगा। अब आपकी बुक में जो है वो सोडियम की एग्जांपल है, मैं यहाँ पे पहले आपको सोडियम का करवाती हूँ फिर लिथियम का देखते हैं। तो आपके पास जो है वो सोडियम है, तो सोडियम के लिए अगर हम देखें कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक या दो फॉर्म, अब सोडियम अपने नेबरिंग सोडियम से एक बॉन्ड बना सकता है बिकॉज सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर आपके पास 4 सोडियम है तो ये
इस डायरेक्शन में बॉन्डिंग हो सकती है या इस डायरेक्शन में बॉन्डिंग हो सकती है, बट यू हैव 4 और पॉसिबिलिटीज़। ये 2 स्ट्रक्चर ही इनफ नहीं है, आपके पास इससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, बॉन्ड रेजोनेट कर रहा है। ये देखें, इसके लिए ये आपके पास फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स तो सेम हैं, उसके बाद यहाँ पे सोडियम पे नेगेटिव चार्ज है और ये 2 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे है। अब देखें, पॉजिटिव पहले इस पे आया, फिर इस सोडियम पे आया, फिर इस पे आया और फिर इस पे आया। इसी तरह नेगेटिव पहले इस पे आया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो 4 सोडियम्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट कर रहा है, इस तरह से कि नेगेटिव चार्ज के साथ सोडियम 2 बॉन्ड बना रहा है और पॉजिटिव चार्ज के साथ सोडियम कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। अब इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, आपके पास क्या चीज़ है, सिंपल सोडियम है। इन केस ऑफ सोडियम अगर हम बात करते हैं सिंपल सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एस में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 1s में, 2 प्रेजेंट होंगे 2s में। इसी तरह से 2p में मौजूद होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से कि पहले की 3 की फिलिंग होंगी इन 1 डायरेक्शन विद अनपेयर, और उसके बाद जो है वो इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास 1s 2s 2p 3 of the orbital they are completely filled। अब इस यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक। अब जो 11th इलेक्ट्रॉन्स है इट इज़ प्रेजेंट इन 3s। तो अगर आपके पास सिंपल सोडियम है तो उसके में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है 3s में, और वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, और यू हैव दीज 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड शो हो रहा है विद दीज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे ये नीचे वाले चार में हैं, तो इस केस में अगर हम देखें 4 सोडियम प्लस 1 का मतलब क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन था इन 3s ऑर्बिटल इट गेट रिमूव्ड। जब वो रिमूव हो जाएगा तो पीछे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो मौजूद होंगे इन 1s विद द पेयरिंग। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इन 2s विद पेयरिंग, और 6 इलेक्ट्रॉन्स वो मौजूद होंगे 2p में, इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास थर्ड शेल जो है वो पूरे का पूरा रिमूव हो गया है। जब पूरे का पूरा थर्ड शेल रिमूव हो गया है, सो इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज जस्ट लाइक नियॉन। और जब सोडियम प्लस फॉर्म में है तो वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता। अब आप आ जाएं सोडियम माइनस पे। जब सोडियम के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि ये 3s सॉरी ये जो आपके पास 3s ऑर्बिटल है इसके में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन आके p में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब वो p में एक्साइट हो जाएगा तो उस केस में आपके पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डेवलप होगी, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन in 1s, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2p में आएंगे क्योंकि माइनस चार्ज है। तो
तो इस केस में आपके पास ये है नॉर्मल सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो माइनस चार्ज ऐड हो रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएगा इन 3p। अब अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो हमें पता चलेगा कि एक s और एक p जब ये इंटरमिक्स करेंगे दे विल प्रोड्यूस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दो, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास सोडियम माइनस फॉर्म में आया है, दिस सोडियम इट फॉर्म 2 बॉन्ड्स, और वो क्यों बना रहा है, क्योंकि आपके पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और वो नेबरिंग के साथ इन्वॉल्व हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो इंटायर क्रिस्टल के ऊपर रेजोनेट करेगा और वो लोकलाइज नहीं होगा। ये आपके पास जितनी भी हैं दीज ऑल आर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। तो आपके पास सोडियम का केस था जिसमें सोडियम में इस तरह से होता है। लिथियम को हम देखते हैं, यहाँ पे सेम इन्होंने चीज़ एक्सप्लेन की हुई है विद लिथियम। लिथियम में भी जस्ट लाइक सोडियम उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इनसफिशिएंट है टू फॉर्म 8 कोवेलेंट बॉन्ड विद द नियरेस्ट 8 एटम, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 8। तो एक लिथियम के 8 गेट, अगर 8 लिथियम आ जाएंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ तमाम से बॉन्ड बना सके। तो वो क्या करेगा, वो उस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रेजोनेट करवाएगा, कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ, तो वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। सो जो प्रॉपर्टीज़ ये एक्सप्लेन करता है बॉन्ड वो है मेटालिक लस्टर। जब लाइट फॉल करती है ऑन क्लीन एंड स्मूथ सरफेस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी के। तो ये आपके पास एक ऑर्बिटल है जिसके इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे गेट इनटू हाई एनर्जी लेवल्स। जब वो हाई से लो एनर्जी पे वापस आएगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा और वो आपको लस्टर के तौर पे नज़र आएगी। So when this electron return to ground state and absorb energy is released, तो visible light it emitted is responsible for the metallic luster। तो ये आपके पास रीज़न थी फॉर metallic luster according to VBT। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो चूँकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्ड में इट बिलोंग्स टू पॉजिटिव बॉन्ड नॉट दे आर लोकलाइज बिटवीन एनी टू एटम, तो वो फ्रीली मूव करते हैं। तो चूँकि वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इसमें क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम है मेटालिक क्रिस्टल में, दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। मिलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी की बात अगर हम करें तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉजिटिव आइंस के इर्द गिर्द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। जब स्ट्रेस अप्लाई होगा तो आइन दे कैन चेंज देयर पोजीशन relative to their neighboring atom without changing the internal environment। उस environment पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्लिप अप कर जाएंगे और वही रेजोनेटिंग बॉन्ड जो है वो इन पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ सॉलिड स्टेट तक लिमिटेड है। इट डजन एक्सप्लेन द मेटालिक करेक्टर इन लिक्विड स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म, कि अगर कोई मेटल सोल्यूशन फॉर्म में है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उस केस में ये एक्सप्लेन नहीं करते कि इसमें किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो रही हैं। उसको हम फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब मैंने आपको भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के ये कंबाइन करते हैं तो वो अगर 2 ही कंबाइन करेंगे तो वो 2 ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, LCAO। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस केस में क्या होता है कि अगर 2 होंगे तो 2 ही इक्वल एनर्जी के प्रोड्यूस्ड होंगे, अगर 3 होंगे तो 3 ही प्रोड्यूस्ड होंगे इक्वल एनर्जी के मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। अब इस केस में हाफ लो एनर्जी के होते हैं, हाफ हाई एनर्जी के।
जब आपके पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट इन केस ऑफ मेटल्स ये जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन दीज टू वो बहुत कम होता है एंड दे अपेयर्ड एज कॉन्टीन्यूस एनर्जी बैंड्स। इसीलिए इस थ्योरी को बैंड थ्योरी भी कहा जाता है फॉर मेटल्स। तो अगर हम जिस तरह हमने पहले देखा लिथियम क्रिस्टल की बात करें तो लिथियम में हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2 2s1। 2 इलेक्ट्रॉन है s में और 1 इलेक्ट्रॉन है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है 2s में। अब 1s की वजह से n नंबर ऑफ 1s2 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो इसकी वजह से कम्प्लीटली फिल बैंड प्रोड्यूस्ड होगा। अब चूँकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसको हम नॉन कंडक्शन बैंड कहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरा आ जाए 2s। 2s में क्या होगा नंबर ऑफ 2s1, ये जो आपके पास 2s1 है ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब करेंगे तो ये हाफ फिल्ड हैं तो इसकी वजह से हाफ फिल्ड मोलेकुलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड आएंगे एंड दे फॉर्म अ कंडक्शन बैंड। अब अपर हाफ ये बैंड एम्प्टी है, ये इस तरह से बैंड प्रोड्यूस्ड होगा। इसका जो नीचे वाला हाफ है ये फिल्ड है और ऊपर वाला हाफ एम्प्टी है। तो इस केस में आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेंगे। उसके बाद 2s के बाद अगर हम देखें तो 2p एक इसका एम्प्टी है। तो 2p बैंड की हम बात करें तो 2p बैंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ 2p सब शेल्स और इस केस में जो हमारे पास बैंड बनेगा उसे हम कहेंगे एम्प्टी बैंड जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब अगर 2 बैंड्स आपके पास प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एक आपके पास फील्ड के हैं और एक आपके पास ये फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और वो एम्प्टी हैं। इन दोनों के दरमियान ये जो गैप आया है इसे हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। जो अगर ये मैं कहूँ ये 1s का था और ये 2s का था, 1s2 ये 2s1 का। अब चूँकि एनर्जी गैप is very high here so the electron cannot be promoted from lower 1s band to higher 2s band। अब ये देखिए इनके दरमियान यहाँ पे एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन 1s से 2s में जाके फिलअप नहीं कर सकते। सो द लेवल बिलो which all bands are filled are called Fermi levels and this may arise within a band or in a gap between two bands। so इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आइदर आपके पास वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एंड मैग्नीशियम, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम की अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0। अब इस केस में 1s 2s 2p जस्ट लाइक लिथियम वो है कम्प्लीटली फिल्ड। अब जब वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो इन कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड के दरमियान फॉरबिडन गैप है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो उसको वो फिलअप नहीं कर सकते और वो अकाउंट नहीं करता फॉर द कंडक्शन। पीछे आपके पास रह गया 3s एंड 3p। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये 3s है विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड 3p इज़ एम्प्टी। अब जब इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है देन यू विल गेट बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इसी तरह से ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम देखें तो ये आपके पास एक रीजन आ रहा है जिसमें s और p ऑर्बिटल्स के जो और s एंड p के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके एक बैंड ओवरलैप प्रोड्यूस कर रही हैं। ये आपके पास हाफ फिल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं 3s से और ये एम्प्टी बैंड है 3p से। अब इसके दरमियान में ये जो इतना सा रीजन आ रहा है बैंड ओवरलैप का, ये एक्चुअली पॉसिबल होता है फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। सिमिलरली अगर हम देखें फॉर मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम के केस में आपके पास
दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते। तो जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस केस में अगेन ओवरलैपिंग होगी आपके पास 3s बैंड की। ये 3s बैंड है जो कि फिल्ड है विद एम्प्टी 3p बैंड, हायर एनर्जी जिसकी वजह से 3p जो है वो 3s से ओवरलैप कर रहा है और यह आपके पास ओवरलैपिंग आ रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर हाई एनर्जी पे चले जाएंगे और आपके पास कंडक्शन होगी। उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब मेटल्स होते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग कि जो मेटल्स हैं उसमें या तो पार्शली फिल्ड बैंड्स होते हैं या ओवरलैपिंग बैंड्स होते हैं। पार्शली फिल्ड बैंड्स मतलब कि आपके पास जैसे सोडियम में देखा कि पार्शली फिल्ड था एक इलेक्ट्रॉन के साथ, या मैग्नीशियम में देखा कि ओवरलैपिंग बैंड्स आ रहे थे, दोनों बैंड्स जो हैं वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। अब चूंकि ओवरलैप करते हैं तो ये आपके पास कंडक्शन जोन आ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं आसानी से। दैट्स वाई मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर की बात करें तो ये नीचे आपके पास फील्ड गैप बैंड है, ऊपर एम्प्टी बैंड है और इसके दरमियान जैसे मैंने आपको बताया था एक फॉरबिडन जोन होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। जब वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकेंगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं होंगे और वो इंसुलेटर होंगे। फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है सेमीकंडक्टर्स की। इस केस में एम्प्टी बैंड और फिल्ड बैंड इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप स्मॉल होता है। वो इतना स्मॉल होता है कि अगर आप उसको हीट सप्लाई करोगे या इरेडिएट करोगे, जैसे सेमीकंडक्टर का यही है ना कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो या रेडिएशन सप्लाई करते हो तो वो कंडक्टर बन जाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ उनकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती रहती है। अब चूँकि इसमें एनर्जी गैप कम है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर से हाई एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएंगे और दे विल बिकम कंडक्टर। तो इनकी हाफ कंडक्टेंस होती है और वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर से। अब ये आपके पास कंपैरिजन आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी गैप्स, एनर्जी बैंड्स। ये डिफरेंट बैंड्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से थ्री कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स को। तो आपके पास इंसुलेटर्स क्या हैं? दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड and there is more energy difference between the valence and conduction band, so more energy gap, so इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवा सकते। कंडक्टर्स को अगर हम देखें तो कंडक्टर्स में लेस एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आसानी से इन दोनों बैंड्स में मूव कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड कौन सा था? वैलेंस बैंड आपके पास कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड वो बैंड है जिसमें के पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और कंडक्शन बैंड कौन सा होता है? जो एम्प्टी होता है, जो अभी मैंने जैसे आपको बताया था। तो वैलेंस बॉन्ड बैंड इसमें आपके पास फिल्ड वाला है और कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी वाला है। तो चूँकि वो ओवरलैप कर रहे थे मेटल के केसेस में, दैट्स वाई दे आर कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में अगर हम देखें तो सेमी कंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप होता है बट द गैप इज़ लेस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सो इस केस में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन वो प्रमोट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड और अनपेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड एंड दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉन किससे राइज करता है? विद टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी? क्योंकि इस केस में आसानी से आपके पास जो बैंड गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएंगे। होल इज फॉर्म इन वैलेंस बैंड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड। अब जाहिर है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर ऊपर जाएगा तो पीछे आपके पास ये होल क्रिएट हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं और इंट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं? जो कि प्योर नहीं होते। इंट्रिंसिक वो होते हैं जो कि प्योर मेटल से बनाए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी और ये प्योर होते हैं। वो इम्प्योरिटी के हिसाब से पी और एन टाइप दो कैटेगरी हैं। पी इज़ फॉर पॉजिटिव, एन इज़ फॉर नेगेटिव।
अगर आप पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज़ करते हो बाय एडिंग द इम्प्योरिटी तो वो पी टाइप बन जाएगा, और अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करके नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज़ करते हो तो वो एन टाइप बन जाएगा। अब ये देखें, ये इसमें इंट्रिंसिक का बताया हुआ है कि ये प्योर वन है, इसमें प्योर जर्मीनियम सिलिकॉन के आ जाते हैं जिसके फॉरबिडन एनर्जी गैप्स हैं 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी गैप स्मॉल है इसलिए आराम से इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल इम्प्योरिटी अप्लाई की जाती है जिसे डोपिंग एजेंट कहा जाता है। नॉर्मली 1 पार्ट इन 108 इतनी स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप के हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर हम इम्प्योरिटीज़ देखें तो डोनर इम्प्योरिटीज़ आर दोज विच डोनेट एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो कि नॉर्मली पेंटावेलेंट होती हैं, मतलब ग्रुप 5th ए के मेंबर्स, जैसे आपके पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ और इसके नतीजे में एन टाइप प्रोड्यूस्ड होता है, जब ये इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो एन टाइप प्रोड्यूस्ड होता है। दूसरी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, ये वो हैं जो पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, होल्स हैं। ये नॉर्मली ट्राईवेलेंट या यूँ कहें कि ग्रुप 3rd ए के मेंबर्स, लाइक आपके पास बोरोन, गैलियम, इंडियम, उनको ऐड करने से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड दे क्रिएट पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल माइनर चार्ज कैरियर्स होते हैं, और इसको हम डोनर इम्प्योरिटी से क्रिएट करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें के होल्स आर द मेजॉरिटी चार्जेस, और उस केस में हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ डालते हैं ग्रुप 3rd ए के मेंबर्स। पी और एन इनको हम कंबाइन करते हैं एंड इट फॉर्म अ पी एन डायोड जिसके थ्रू डिफरेंट फंक्शंस एम्प्लॉय करवाए जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने थोड़ा सा करवा दिया आपको, दैट इज़ अबाउट सेमीकंडक्टर्स। हमारा जो मेन एम्फेसिस था इट इज़ अबाउट द मेटल्स एंड द मेटालिक बॉन्डिंग। इसमें 3 थेरीज हमने देखी, इलेक्ट्रॉन गैस इलेक्ट्रॉन पूल थेरी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थेरी। वैलेंस बॉन्ड थेरी में हम कोवलेंट बॉन्ड को एज अ delocalized bond consider करते हैं, in which one bond it is present at the same time with all the present atoms। उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट दिस थेरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन और फॉर लिक्विड्स। तो फिर हमारे पास रहती है मोलेकुलर ऑर्बिटल थेरी जिसे बैंड थेरी भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल दे विल ओवरलैप टू प्रोड्यूस मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। अब इस केस में हमारे पास जितने मेटल के पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन कंडक्शन बैंड्स बनाते हैं, और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं दे फॉर्म अ कंडक्शन बैंड विद द एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इन केस ऑफ मेटल द गैप बिटवीन वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल, तो आराम से कंडक्शन हो जाती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर दिस गैप इज़ वेरी लार्ज, तो कंडक्शन नहीं हो सकती। एंड इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर द गैप इज़ स्मॉल, होता है गैप बट द गैप इज़ स्मॉल, वो इतना स्मॉल होता है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर आप उसको ओवरकम कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। आज आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये अब आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरह से थॉरली गो थ्रू करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। आई विल टेक टेस्ट इंशाल्लाह ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।